हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया था, पर कोशिश ये रहा था कि प्रतिदिन आए, किसी कारणवश नहीं आ पाया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या है आपके लिए। और पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहा आपके पास। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से नोबेल गैस कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। कह रहे हैं नोबेल गैस कौन सा है जो वायु में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रेडॉन। रेडॉन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। जब पृथ्वी पर भूकंप आती है तो वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन ये सीधा पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जब भूकंप आती है तो उस वक्त वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि रेडॉन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। यह एक नोबेल गैस का मतलब, इसे और भी नाम है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, इसके बाद इसे बोलते हैं दुर्लभ गैस। दुर्लभ गैस, और इसे नाम दिया गया है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस इसी को बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये सारा नाम जो है नोबेल गैस कहिए, अक्रिय गैस कहिए, दुर्लभ गैस कहिए, निष्क्रिय गैस कहिए, इनर्ट गैस इंग्लिश में नाम लिखता है। तो यही है सब नोबेल गैस, है ना। इसकी संख्या टोटल कितनी है? 6 है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6। 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन। और 2 कौन सा हो गया? एक हो गया जीनॉन और एक हो जाएगा क्रिप्टॉन। ये 6 ऐसे गैस हैं जो अक्रिय गैस हैं। क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनकी इस हर गैस का, जो भी 6 गैस है, हर किसी का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। देखिए कुछ का हम बताते हैं आपको इंपॉर्टेंस। जैसे हीलियम, हीलियम गैस जो है वायुयान के टायर में प्रयोग किया जाता है, वायुयान के टायर में। उसके बाद आपका इसका प्रयोग किया जाता है गुब्बारा में। गुब्बारा में कौन सा गुब्बारा में? मौसम संबंधी जानकारी लगाने के लिए जिस गुब्बारे का प्रयोग किया जाता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको गोताखोर के द्वारा, खोर के द्वारा जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन में जो मिला होता है वो हीलियम साथ में होता है। उसके बाद दमा जैसी बीमारी के लिए जो कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो कृत्रिम गैस बनाते हैं जो ऑक्सीजन लेने के लिए, उसमें भी हीलियम की मात्रा होती है। तो हीलियम का आपका प्रयोग इस प्रकार, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान के टायर में कौन सा गैस प्रयोग करते हैं, गुब्बारा जो मौसम संबंधित जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, गोताखोर के द्वारा जो ऑक्सीजन ले जाते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस होता है, दमा के जैसे बीमारियां, कृत्रिम सांस के लिए कौन सा गैस का ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस होता है, तो हीलियम होता है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आर्गन हो गया, आर्गन गैस का प्रयोग बल्ब में, उसके बाद ट्यूबलाइट में, बल्ब और ट्यूबलाइट में आर्गन का प्रयोग करते हैं। रेडॉन गैस, ये तो आपको बता दिए कि ये वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, और जब पृथ्वी पर ये भूकंप आती है तो इसकी मात्रा वायुमंडल में पड़ जाता है ना। तो इस प्रकार आपको इसे याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं जीनॉन पे, सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला, और जीनॉन को बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है इन सब गैसों का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और 1 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि अपक्षय का विचार संबंधित है, यानी अपक्षय का संबंध किससे, यानी इस 4 विकल्प में कौन सा ऐसा है जो अपक्षय से संबंधित एग्जाम्पल को सही डिनोट करता है। देखिए पृथक हुए पदार्थों का संग्रह करना नहीं, अपक्षय का मतलब कदापि ये नहीं होता है संग्रह करना, ये गलत है। दूसरा अगर मौसम में दैनिक परिवर्तन करना, ये भी नहीं है। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करता है, बिल्कुल सही। कि एक प्राकृतिक क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है अपक्षयन जिसमें चट्टान के चट्टान जो होते हैं उसके छोटे छोटे कण टूटकर उसी पृथ्वी पे वो विलुप्त हो जाते हैं, तो इसी को अपक्षय की क्रिया कहते हैं। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी नंबर सही हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है वो ज्यादा हमें डिटेल्स बताना, मैंने ऐसा क्वेश्चन शामिल किया है कि जो आज सीधा 1 लाइनर होते हैं लेकिन ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपक्षय का मतलब क्या होगा? एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करता है। आइए 2 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान का मतलब है NEERI, नीरी, इसे बोलते हैं नीरी। इसका स्थापना होता है 1958 में, और इसका मुख्यालय है नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर में। तो याद रखना है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में है, और इसकी स्थापना 1958 में हुआ। नीरी का फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। याद रखना ये फुल फॉर्म। याद रखने का तरीका क्या है अपना? N फॉर क्या हो जाता है? नेशनल, आपको पता है। E फॉर इन्वायरमेंटल, आपको पर्यावरण से संबंधित इन्वायरमेंटल। E फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च होता है, I फॉर इंस्टीट्यूट होता है ना। तो इसको फुल फॉर्म याद रखना। 1958 में इसकी स्थापना हुई,
और नागपुर में इसका मुख्यालय है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बोलते हैं एनजीटी। एनजीटी, इसे एनजी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसका स्थापना होता है, यानी आंसर भी इसका हो जाएगा 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसका गठन 2010 में हुआ और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। क्या नाम है? आदर्श कुमार गोयल। ध्यान रखना है, पूछता है ये क्वेश्चन कि इनका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसका मुख्य काम है पर्यावरण से संबंधित वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, जांच पड़ताल, गाड़ी वगैरह का जो भी प्रदूषण वगैरह ज्यादा करता है वो इसी से जांच किया जाता है। इसी का कार्य एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का है। 2010 में इसका स्थापना हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, कारण निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए कौन सा जरूरी है? ये दिया गया, वन नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। कोई है ऐसा जो कि पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो ये चारों ऐसा है जो कि पर्यावरण को संरक्षण में मदद करते हैं। वन नीति जो आया था वो 88 में, 1988 में वन नीति आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। तो ये दोनों ही आपका इंपॉर्टेंस है। औद्योगिक की नीति यानी औद्योगिकरण पर भी एक नीति बनाएगा, वो भी सही है। शिक्षा से संबंधित नीति यानी जागरूकता भी सही है। यानी ये सभी आपका विकल्प जो है वो सही है। किसके लिए? तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। आंसर नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। थोड़ा सा आज हमने पर्यावरण और इकोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है उसे थोड़ा सा ज्यादा शामिल किया है। कारण ये है कि इससे अब इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। यानी जो उपभोक्ता से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो लोगो होता है, जो चिन्ह होता है, वो क्या होता है? जैसे एक मार्क हो गया, इको मार्क हो गया, आईएसआई मार्क हो गया, ये सब जो हॉल मार्क हो गया, इन सबों में पर्यावरण से संबंधित कौन सा मार्क होता है? तो पर्यावरण से संबंधित होता है इको मार्क। कौन सा मार्क? इको मार्क। एक मार्क हो गया कृषि से संबंधित, किससे हो गया? कृषि से संबंधित। आईएसआई मार्क जो हो गया वो विद्युत जो भी इलेक्ट्रिक वस्तु होते हैं उस पर होता है आईएसआई मार्क का, है ना। तो ध्यान रखना है कि पर्यावरण से संबंधित कौन सा हो जाएगा? इको मार्क। आइए अगले क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िए, जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल, जैव मंडल। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि पृथ्वी पर का सबसे बड़ा अस्थायी परितंत्र कौन सा है? तो वहां पे आंसर होता है सागर, समुद्र जो होता है वो। लेकिन यहाँ पे पूछा गया पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो सबसे बृहद का मतलब जिसमें स्थल मंडल भी आए, जल और आपका जलमंडल भी शामिल हो, पर्यावरण भी शामिल हो, सारी चीज शामिल हो, उसे कुल मिलाकर जो कहा जाता है उसे जैव मंडल बोला जाता है। और ये आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा? तो जैव मंडल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र का मतलब जिसे इंसान के द्वारा बनाया गया हो, उसे भगवान के द्वारा यानी फिर उसे प्राकृतिक ने नहीं बनाया हो, वैसा चीज को हमें ढूंढना है इस 4 में। तो देखिए एक तालाब है, एक खेत है, एक वन है। क्या अब वन, कोई जंगल को इंसान नहीं लगाता है, ठीक है। एक जंगल का मतलब ये नहीं कि 100-200 पेड़ लगा दिए और एक जंगल बन गया तो वो जंगल नहीं। जंगल का मतलब ही अलग है कि वो किलोमीटर बहुत दूर दूर तक वो फैला होता है। उसमें जंगल का मतलब, जंगल का होने का जो कंडीशन है वो सारे उसमें कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, उसे वन बोलते हैं, है ना। तालाब को भी आप निर्माण, अब तालाब का मतलब ये नहीं कि आप एक तालाब गांव में खुदवा दिए और उसमें बरसात में पानी जमा गया तो वो तालाब नहीं, तालाब का भी कंडीशन होता है ना। लेकिन खेत जो होता है, खेत का निर्माण, एक खेत का मतलब क्या होता है कि अपना एक पार्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया जाता है, उसी को खेत बोलते हैं। तो वो पार्टिकुलर एरिया का डिसाइड करना किया जाता है जो इंसानों के द्वारा किया जाता है। वैसे तो पूरा पृथ्वी एक समतल है, लेकिन उसे आप पार्टिकुलर एरिया में डिवाइड कर देते हैं और वो खेत पे अपना हकदार जब जताते हैं, तो खेत जो है वो कृत्रिम परितंत्र है, उसे आप खुद बनाते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कि खेत। जब भी आपसे पूछे कृत्रिम परितंत्र क्या होगा तो आप सीधा दिमाग में लाइए कि इंसान के द्वारा बनाया गया ऑप्शन में कौन है। प्राकृतिक परितंत्र पूछेगा तो देखिएगा प्राकृतिक ने किसे बनाया है, उसे प्राकृतिक परितंत्र बोलेंगे, और जिसे कृत्रिम परितंत्र बोलेंगे जिसे इंसान के द्वारा बनाया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? देखिए प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होता है ना जो पादप, जैसे देखिए आप पादप जो हो गया, पादप यानी पेड़ पौधे जो छोटे छोटे होते हैं वो होते हैं उत्पादक।
पादप। इसे इस पादप को जो खाएगा वो हो जाएगा प्रथम उपभोक्ता, इसे जो खाएगा वो हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता, इसे जो खाएगा वो हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार से इसे ये जो है ये चलते रहता है ना। तो आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र निम्न से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। तो देखिए चींटी, हिरन, लोमड़ी और बाघ। अब देखिए हिरन जो है वो हिरन घास पत्ते वगैरह ही खाता है, वो मांस मछली नहीं खाता है। तो पत्ते घास वगैरह जो हो गए वो उत्पादक हैं, और उत्पादक को जो खाता है, जो उत्पादक को खाता है उसे हम प्रथम उपभोक्ता बोलते हैं। तो उत्पादक पत्ते और हरे घास हो गए, तो हरे घास को खाएगा कौन है? हिरन। हिरन हिरन इसका मतलब प्राथमिक उपभोक्ता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, तो एक ऑप्शन तो हिरन हो गया। लोमड़ी शाकाहारी होता है, यानी वो हिरन वगैरह का शिकार कर लेता है और भी जानवर को शिकार कर लेता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में ये नहीं आएगा। बाघ भी आपका शाकाहारी में गिनते आया, तो वो भी प्राथमिक उपभोक्ता में नहीं आएगा। अब एक हिरन हो गया और एक चींटी हो जाएगा। चींटी भी जो है वो मिट्टी में छोटे छोटे जो होते हैं कीटाणु वगैरह, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे पादप वगैरह होते हैं, ये उसी को वो खाता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। तो चींटी और हिरन जो है यहाँ पे प्रथम उपभोक्ता के रूप में आएगा, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा कि 1 और 2 सही है ना। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन से कि प्राथमिक उत्पाद, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से उत्पादक कौन है। तो उत्पादक बोलते हैं पादप को, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो अंकुरन से के बाद वो निकलते हैं, उसी को हम पादप बोलते हैं। और जो इस पादप पेड़ पौधे को खाएगा, पादप को जो खाएगा, जैसे पादप को कौन खाएगा? खरगोश, बकरी, उसके बाद हिरन, ये सभी जो भी घास वगैरह को खाने वाले पादप वाले के हैं वो प्रथम उपभोक्ता है। अब देखिए खरगोश बकरी वगैरह को कौन खाएगा? बाघ, शेर, लोमड़ी। तो ये हो गया क्या? द्वितीय उपभोक्ता हो गया। मानव भी क्या होता है? बकरी वगैरह जो भी खस्सी मुर्गा वगैरह को ये मीट को खाता है, तो वो भी आपका मनुष्य में जो हो जाएगा, मनुष्य में जो हो जाएगा वो द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। जीव भार का पिरामिड किस परितंत्र में उल्टा होता है? भाई साहब आपको बताए थे हम पहले वाले वीडियो में भी कि उल्टा जैसे ही नाम आएगा ना, तो तालाब, तालाब का पिरामिड बनता ही है उल्टा। ठीक है, तालाब का पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। लेकिन स्थल मार्ग का पूछेगा तो सीधा बोलेंगे। स्थल मार्ग का क्या बोलेंगे? सीधा। चलिए तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर कि उल्टा जो परितंत्र है वो कहां पे बनेगा पिरामिड? तो तालाब में बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे वो देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि परिस्थिति की अस्थाई मितव्ययिता है किस आंदोलन का नारा था? VVI क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि अभी इनका जो आंदोलन, जिस आंदोलन से ये संबंध रखता है नारा, उस आंदोलन के जो मुख्य लीडर थे उनका निधन हुआ है। ये आंदोलन, ये जो नारा संबंध रखता है वो चिपको आंदोलन से रखता है संबंध। और चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। किसे? सुंदर लाल बहुगुणा को, है ना। गौरा देवी का नाम भी शामिल है इसमें, क्योंकि महिला के रूप में महिलाओं ने इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, इसलिए इसे महिलाओं का आंदोलन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, परिस्थिति की अस्थायी मितव्ययिता किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन का। सुंदरलाल बहुगुणा ये मुख्य प्रणेता थे इसके। 1973 में ये आंदोलन की शुरुआत होती है ना। अपिक्को आंदोलन जो था वो कर्नाटक में चलाया गया था। कहाँ पे? कर्नाटक में। और ये भी 1973 में ही चलाया गया था। और ये चिपको आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था? तो उत्तराखंड में चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजना को रोकने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो भिन्न समुदायों के बीच की संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए एक ये क्षेत्र हो गया और एक ये क्षेत्र हो गया, है ना। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये कॉमन क्षेत्र हो जाता है ये दोनों के लिए। मान लिया जाए कि ये जंगल है और ये किसी और का क्षेत्र है, तो ये दोनों का जो कॉमन क्षेत्र है इसे क्या बोला जाता है पर्यावरण में, है ना। तो संक्रांति क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इकोटोन बोला जाता है। सीधा याद रखिए, हम आपको शुरू में ही बोले कि आज का जो क्वेश्चन है वो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन को उठाया है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन को आज रिवीजन के तौर पर रखा है कि ऐसे क्वेश्चन भी कराए जाए। हर दिन सिर्फ डिस्कशन से ही नहीं होगा, वन लाइनर क्वेश्चन को भी कुछ याद करना पड़ता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आते रहते हैं ऐसा। तो ध्यान रखना, दो भिन्न समुदायों के बीच की संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि परिस्थितिकी निषेध आला की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए परिस्थितिकी निषेध आला का जो संकल्पकर्ता थे वो थे आपका ग्रीनलेस। कौन थे? ग्रीनलेस। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिसमैच किया है, नाम सही है, ये ग्रीनलेस ही आंसर होगा। डार्विन ये अलग ऑप्शन में आता, छोड़ दीजिए इसे।
आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं। ग्रीनलेस कब आंसर करेंगे? पारिस्थितिकी निषेध का कहेगा तब। पारिस्थितिकी निषेध का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रीनलेस के द्वारा। एजी टॉन्सले पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र बोलेगा तब। सिर्फ बोलेगा पारिस्थितिकी तो ऑर्नेस्ट हैकेल, पारिस्थितिकी सिर्फ बोलेगा, पारिस्थितिकी सिर्फ बोलेगा तो ऑर्नेस्ट हैकेल, पारिस्थितिकी तंत्र बोलेगा तो एजी टॉन्सले, पारिस्थितिकी निकेत बोलेगा तो क्या करेंगे? ग्रीनलेस। क्या आंसर करेंगे? ग्रीनलेस। चलिए आइए 13 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट यानी दुर्लभ क्षेत्र कौन सा है? हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इसमें से आपको सटीक, सबसे जो सटीक आंसर है वो आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिम घाट। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिम घाट। हम पहले बोल चुके हैं कि आज का क्वेश्चन वन लाइनर है, डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको इसे याद करना है। चलिए, तो पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन सा है? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। आपको पता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको पता होगा कितना होता है? 9.46 गुने 10 टू दी पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर में होगा सब तो 10 के पावर 12 किलोमीटर, है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो दूरी की मात्रक है। चलिए आइए 15 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है कि ये सूची को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो धारा, जूल, है ना, जूल, धारा, एम्पियर, सामर्थ, वाट, कार्ज, वोल्ट, विभवांतर, कैलोरी, उष्मा। तो मिलाइए, जूल किसका हो जाएगा? कार्ज का। तो 1 का 3, 1 का 3 किस में है? देख लीजिए, 1 का 3, 1 का 3, ये सी नंबर में मिल गया आपको आंसर। यानी एक ही आपको मैच कराने से आंसर क्लियर हो रहा है कि सी का 1 का 3 हो जाएगा। आप और मिला लीजिए कि बी का क्या होगा? एम्पियर का धारा हो जाएगा, तो 2 का 1 हो जाएगा, एम्पियर का धारा हो जाएगा। वाट का क्या हो जाएगा? वाट का सामर्थ हो जाएगा, है ना, शक्ति। और वोल्ट का क्या हो जाएगा? विभवांतर। और कैलोरी क्या हो जाएगा? ऊर्जा यानी उष्मा। तो इस प्रकार से आपका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा, देख लीजिए आप मिला के। चलिए आते हैं 16 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? हृदय की धड़कन नहीं, ये स्टेथोस्कोप। वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर, है ना। भूचाल, भूचाल का मतलब सर भूकंप, सिर्फ शब्द बदला गया, है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ से भूकंप की माप किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि नहीं है ना। हमने आपको बताया था सदिश का मतलब होता है कि परिणाम के साथ साथ इसमें दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिशा का भी ज्ञान होता है। देखिए, विस्थापन में डायरेक्शन फिक्स होता है, वेग में भी फिक्स होता है, बल में भी एक फिक्स डायरेक्शन में बल लगाया जाता है, लेकिन आयतन में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। इसलिए जो आयतन है वो एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन करा कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होता है। नहीं, सड़क बर्फ से सख्त होता है ये भी नहीं। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं, जब अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त, ये भी नहीं। बर्फ में सड़क की अपेक्षा दर्शन नहीं, घर्षण, घर्षण कम होता है। ये सही ऑप्शन है ना। डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा कि बर्फ के तुलना में, ये सड़क की तुलना में बर्फ में जो होता है वो घर्षण की मात्रा कम होती है, जिसके कारण हमें सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलने में कठिनाई होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होगा? विकल्प के अनुसार आपको आंसर करना है कि एक पिंड का अधिकतम भार कहां पे होगा। तो इस विकल्प का सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी नंबर, हाइड्रोजन में जो होगा वो सबसे ज्यादा भार होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तेल जल के सतह पर फैल जाता है क्यों? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है, जो तलीय तनाव होता है ना तेल का, वो पानी के तलीय तनाव से कम होता है ना। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को कि तेल जल पे क्यों सतह पे फैल जाता है। तो विकल्प इसका डी सही है कि तेल का तल का तनाव पानी के तल के तनाव से क्या होता है? कम होता है। तो डी नंबर इसका विकल्प सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसकी मात्रा को बदल देते हैं, या तो उसकी मात्रा को बदलने से उसकी आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पूछ रहा है ना। तो आयतन तो बदल जाएगा। मान लीजिए कि एक केजी का वस्तु है, उसे हम दो पार्ट में बांट देते हैं, तो उसका आयतन भी अलग अलग हो गया, भार भी अलग अलग दो भागों में बट गया, द्रव्यमान भी उसका कम गया, लेकिन घनत्व जो उसका है, उस वस्तु का जो घनत्व है, वो घनत्व दोनों पार्ट में बरकरार है कि जिस घनत्व का वस्तु एक पार्ट का बचा है वही दूसरे पार्ट में भी उसी घनत्व का वस्तु है, तो उसका घनत्व कभी भी बदलता नहीं है, यानी अपरिवर्तित होता है। तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे।
23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? वही अक्रिय गैस जो हम आपको बताए थे, नियॉन का प्रयोग किया जाता है प्रकाशीय सजावट के लिए, विज्ञापन के लिए, उसके बाद स्फुरदीप्ति में आपका यही सब गैस का प्रयोग किया जाता है बल्ब में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे कर खगोलीय दूरबीन में बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय जो दूरबीन होता है उसका बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो खगोलीय दूरबीन में बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक और बड़ा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है। 24 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? देखिए इसमें भी आपका ऑप्शन जो है वो गलत लिखा गया है। क्यों गलत है आपको बता रहे, देखिए ये कॉर्निया है और ये परितारका और आइरिस दोनों एक ही शब्द है। परितारका और आइरिस जो है वो दोनों एक ही शब्द है ना। और दृष्टि पटल और रेटिना दोनों एक ही शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो दृष्टि पटल या रेटिना का, ये बात वही है। तो आंसर कर लीजिए, आप याद रखिए ऑप्शन सिर्फ गलत है यहाँ पे, दृष्टि पटल या रेटिना। पता नहीं एरर कैसे हो जाता है, छूट जाता है एक दो क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टांका मिश्रण किसका? तो सीसा और टीन का। ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। टीन और किसका? सीसा का। आइए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है लिथोट्रिप्सी क्या है? तो लिथोट्रिप्सी है जो दोस्त वो गुर्दे की पथरियां की किरण के द्वारा तोड़ना, यानी गुर्दा में जो पथरी हो जाता है उसे आपका किरण के द्वारा तोड़ा जो जाता है उसी को बोलते हैं लिथोट्रिप्सिन। कौन क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सिन। तो बी नंबर विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को मिलाइए इसे। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा? हुगो डी ब्रिज। तो डी ब्रिज कहां पे आ गया? 4 नंबर पे, यानी ए का आंसर हो जाएगा 4। 4 इसमें मिल रहा है, ये आपका यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। 2 का 3 हो जाना चाहिए, 2 का 3 भी है, सही है। एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना किसने किया था? विलियम टाइटन। तो 3 का 1 भी और 4 का 4 हो जाएगा, ये नंबर 4 का 2 हो जाएगा। कौन सा? तो ओपरसन अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो जैकब और मोनोडा के द्वारा। चलिए तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? देखिए सर, कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक, उत्तक से मिलकर बनता है अंग, अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बनता है मानव का शरीर। तो देखिए कोशिकाओं से मिलकर का, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहेंगे। आंसर हो जाएगा ए नंबर। याद रखिएगा ये सीरीज पूछा जाता है क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे करें निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय नहीं है यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका एक कोशिकीय जीव नहीं हो जाएगा कवक, जबकि आपका अमीबा, जीवाणु, क्लाइमेडोनस और आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम और युग लीना, ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। अमीबा, जीवाणु, क्लाइमेडोनस और पैरामीशियम और इग्लीना, ये सभी क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे करेक्ट। ट्रेकोमा ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? ट्रेकोमा ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? आंख की बीमारी है। निकट दृष्टि दोष भी किसकी बीमारी है? आंख की बीमारी है। उसके बाद आपका दूर दृष्टि दोष हो गया, जरा दृष्टि दोष हो गया, दृष्टि व्यायामता जिसको बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी किसके रोग हैं? आंख के रोग हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे डील किए हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं रक्त में ए बी वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त कर सकते हैं, यानी रक्त दे सकता है जिसका रक्त समूह हो। क्या हो रक्त समूह? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ये रक्त दे सकता है, रक्त करने से रक्तदान कर सकता है किसे? तो देखिए ए बी ग्रुप जो है ना, इसमें ए फॉर एंटी, बी फॉर बॉडी, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। इसलिए इसका एक गुण है कि इसे हम बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोलते हैं? सर्वग्राही, यानी किसी से ब्लड को ले सकता है, किसी भी ग्रुप के ब्लड को ये ले सकता है। लेकिन ओ में क्या होता है? इसमें एंटीजन, एंटीबॉडी में एंटीजन पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटी बॉडी पाया जाता है, इसलिए इसे सर्वदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोलते हैं, यानी कि ये ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसी को दे सकता है। तो ए बी वाला सिर्फ लेगा किसे? तो ए बी से ही लेगा। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। लेकिन इसे अगर और भी किसी से भी ले सकता, कह रहा है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसे दे सकता है? तो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, वो किसी और को नहीं दे सकता है। लेकिन ए बी को जब लेने की बारी आई कि हमें ब्लड लेना है, तो वो ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। लेकिन जब उसे देने की बारी आएगा तो वो सिर्फ ए बी को ही देगा। और देने की बारी आई अगर ओ की बात करें तो ओ जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है,
वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता जो होती है वो प्रोटीन के संश्लेषण से होता है, के लिए होता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। प्रोटीन का शब्द का जो खोज किया जाता है, सबसे पहले बार प्रयोग किया था बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो मानव शरीर में संक्रमण की बीमारी रोकने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। हमने आपको बताया था विटामिन ए से कौन कौन सा रोग होता है? संक्रमण का रोग, रतौंधी होता है, उसके बाद होता है सूक्ष्म छिकोप्ता, राइनोडर्मा होता है, जीरोप्थैलेमिया होता है। ये सारे रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। और बताया था आपको कि सुनहरा चावल जिसे गोल्डन फाइबर बोलते हैं, गोल्डन राइस बोलते हैं, उसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है सर। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन प्राणी कौन है? स्थलचर पूछ रहा है ना, तो ध्यान रखना है भारतीय हाथी नहीं अफ्रीकन हाथी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? अफ्रीकन हाथी। लेकिन पूरे स्थल पर सबसे बड़ा प्राणी कौन सा हो जाएगा? तो आपका नीला व्हेल। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, पूरा स्थल जलमंडल यानी पूरी पृथ्वी की बात करें तो फिर आपका क्या हो जाएगा आंसर? नीला व्हेल। लेकिन स्थलचर यानी स्थल पर का, जलमंडल में नहीं पूछ रहा है। चलिए आइए निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? सही है, सही है, वो पूछा गया ना। प्रथम उपभोक्ता, हम आपको बताए थे पीछे कि प्रथम उपभोक्ता कौन होता है? जो घास पत्ते को खाएगा वो प्रथम उपभोक्ता होगा। तेंदुआ घास पत्ता खाता है? नहीं, तो ये सही नहीं है। द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता जो प्रथम उपभोक्ता को खाएगा वो प्रथम उपभोक्ता जो होगा उसे खाएगा, उसे द्वितीय उपभोक्ता। तो ये तो उत्पादक है, उत्पादक है, उत्पादक को खाने वाले को बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता, तो ये भी सही नहीं है। अपघटक, ये सही है। अपघटक कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरिया। हिरन, उत्पादक को हिरन उत्पादक है ना, ये भी नहीं सही है। तो आपका विकल्प जो सही निकल के आएगा यहाँ पे, आपका जो विकल्प यहाँ पे सही जो निकल के आएगा, देखिए उत्पादक हिरन। क्या उत्पादक हिरन? उत्पादक तो पादप होता है। क्या होता है? पादप होता है उत्पादक। ये तो प्रथम उपभोक्ता है ना। तो इस प्रकार ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका विकल्प सी सही है। विकल्प कौन सा सही है? सी सही है। अपघटक कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरिया, जो कि आपका जीवाणु जिसे बोलते हैं, ये अपघटन करते हैं। उसके बाद देखिए इसमें आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा समझिए ना कि प्राथमिक उपभोक्ता हम आपको किसको बताएं। देखिए यहाँ पे हम आपको फिर से लिख के बता रहे हैं, घास या पादप, इसी को बोलिए पादप। इसे जो खाएगा ना उसे प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे, और इसे जो खाएगा ना उसे द्वितीय उपभोक्ता बोलेंगे। तो देखिए घास, देखिए यहाँ पे घास, ये उत्पादक किसको बोलेंगे? जो पादप को। तो ये घास पादप, ये क्या हो गया? उत्पादक हो गया है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या हिरन उत्पादक है? तो गलत हो गया। ये हिरन जो हो जाएगा वो प्रथम उपभोक्ता में आ जाएगा। हिरन जो हो जाएगा वो प्रथम उपभोक्ता में आ जाएगा, क्योंकि घास उत्पादक को कौन खाएगा? हिरन। अब कह रहे द्वितीय उपभोक्ता घास है? नहीं सर, द्वितीय उपभोक्ता घास नहीं है, घास है उत्पादक है। ये प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता ये तेंदुआ जो है वो द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहा है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाता है। आइए 37 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 38, ये 37 पे, पुष्प का नर लैंगिक अंग कौन सा है? नर जनन अंग कौन सा है? तो पू केसर, जिसे पुमंग भी कहते हैं, पू मंग कहते हैं, ये पुष्प का नर जनन अंग है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है बिल्कुल फिगर्स को दिखाते हुए, जबकि जयांग जो होता है वो स्त्री जनन अंग होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे, सेंधा नमक में कौन सा खनिज पाया जाता है? भाई साहब नमक है, सेंधा नमक है, तो सोडियम ही पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तत्व नहीं है तो देखिए कौन सा? सोडियम, टीन, कार्बन, जल। जल जो है वो एक यौगिक है, यौगिक है। क्या है ये? यौगिक है। यौगिक उसे बोलते हैं जिसका अनुपात निश्चित होगा। जैसे जल का सूत्र होता है H2O, इसका मतलब है कि ये इसका जो आयतन है वो 2:1 में मिलाया गया है, और भार का अनुपात 1:8 में मिलाया गया है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जल जो है वो एक यौगिक है। हमें पूछा गया था तत्व नहीं है, तो तत्व कौन सा नहीं है? जल है, जल एक यौगिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसकी विमंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। विमंदन बोले, मंदक बोले या मॉडरेटर बोले, ये सभी एक ही शब्द है। बार बार आपको कभी विमंदक लिखता है क्वेश्चन में, कभी मंदक लिखेगा, कभी मॉडरेटर बोलेगा, तो आपको ध्यान रखना ये सभी एक ही शब्द है, और उसके लिए प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट या D2O का भारी जल, जिसे गुरु जल भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका अनुसूत्र 20 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि जल के उपचार में फिटकीरी का प्रयोग किस प्रक्रिया के मदद के लिए किया जाता है? तो जल के उपचार में फिटकीरी का प्रयोग करते हैं स्कंदन के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आइए 42 पे, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा ठोस स्नेहक है? अभी तो बताया ठोस स्नेहक का कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। विद्युत का ये क्या है?
अधातु विद्युत का सुचालक है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे, द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पे काम करते हैं? हाइड्रोलिक प्रेशर वाला कोई भी मशीन होता है सर, वो पास्कल के नियम पे ही काम करता है। सीधा सा याद रखिए कि हाइड्रोलिक प्रेशर का कोई भी मशीन होगा वो आपका पास्कल के नियम पे काम करेगा। चलिए 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे, एक ज्ञात समय में बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है तो उसका समान रहता है। क्या समान रहता है ये पूछा जा रहा है, तो उसका चाल जो होता है वो क्या रहता है? समान रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे, कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए बल पूछे, या इलेक्ट्रॉन के चारों, जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर नाभिक की ओर चक्कर लगाता है उससे पूछे, तो इसके लिए जिम्मेवार है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में पर विचार करें, कर उपयुक्त में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थितिकरण के लिए जिम्मेवार है? तो जैविक नाइट्रोजन स्थितिकरण के लिए जो जिम्मेदार है आप, वो है आपका जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक, यानी आपका जो आंसर सही हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 कोई विकल्प नहीं है। 2 और 3 किसी केवल एक और 2, 2 3, 1 और 3 गलत है। ये विकल्प ही बनाया हुआ गलत है। आपको इसे सिर्फ कर दिए 2 और 3 यहाँ पे, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी नंबर है ना। तो सीधा आंसर कर लीजिए आप कि जो दिए गए वायरस जीवाणु कवक है उनमें जैव नाइट्रोजन स्थितिकरण के लिए जो जिम्मेवार है वो जीवाणु और कवक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे, 47 कह रहा है कि चोट लगने पर रक्त को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? रक्त को जमाने के लिए थ्रोम्बोसाइट की आवश्यकता होती है और वही आपका मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन पे, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्यादा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखे जाए। यानी सीधा सा क्वेश्चन बोला ये कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु की प्रतिबिंब छोटी बनेगी। जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा, उससे उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो छोटे वस्तु, बड़े प्रतिबिंब को छोटे वस्तु देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस विकल्प का सही आंसर है। चलिए प्रकाश ऑक्सीकरण क्रिया शुरू होती है कहाँ, किसके द्वारा? तो प्रकाश ऑक्सीकरण की क्रिया शुरू होगी प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन नंबर 50 से पहले थोड़ी बात है कि आज का जो वीडियो था उसमें मैंने सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन को ही ज्यादातर अटेम्प्ट लिया था और सीधा सीधा आपको आंसर बताने की कोशिश किया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे इसको सीधा सीधा आंसर आप याद करना वो बताया मैंने आपको। कल आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन जिसमें आपको जीके का होगा और फिर उसी प्रकार से करंट और साथ में जो जीके साइंस का चल रहा है वो चलते रहेगा। मैथ का क्वेश्चन, मैथ का भी सेट प्रैक्टिस लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। वो यूथ पब्लिकेशन का बुक से आपको मैथ का भी कराया जाएगा, शायद शाम में वो स्टार्ट कर दे उसको बहुत ही जल्द। तो मिलते हैं शाम में भी आपको आपके साथ ये मैथ का क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चलिए लाइक कीजिए ना कीजिए। आइए 50 नंबर क्वेश्चन पे, सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को उसको प्रकाश के परिकिरण जिसे रमन इफेक्ट कहते हैं उसके खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था और इन्हीं के खोज पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।